स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस कूलिंग के बारे में, यानी कूलिंग रिलेटेड समस्याओं के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिसाब ये समझिए कि जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है, हम लोग उस जगह पे आ रहे हैं कि कूलिंग जो है, जैसे कि एयर कंडीशन हो गया, वो एक लग्जरी ना हो के एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट बन जाएगा। यानी कि ऑफिस तो आप देख ही सकते हैं कि बिना एयर कंडीशन के ऑफिस नहीं चल सकता, खास करके अगर ऑफिस में कंप्यूटर सब है तो इसी कारण से ये एसी धीरे धीरे, पहले लग्जरी पीस था, अब धीरे धीरे वैसा बन रहा है कि नहीं, आपको चाहिए ही। तो ये एक ऐसा समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा, मतलब जितना ज़्यादा हमारा प्लानट हीट होगा वो उतना ज़्यादा डिमांड इस सिस्टम पे लगा, यानी कि एक फीडबैक लूप बन जाएगा। और फिर ये समझिए कि ये हर सेक्टर को असर करता है। ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी लोग सोचेंगे एयर कंडीशन मतलब मतलब घर को ठंडा करना, नहीं, ज़रूरी नहीं है। और वो सबसे बड़ा ये कंट्रीब्यूटर भी नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा सेक्शन है। फिर आपका जितने फूड रिलेटेड इंडस्ट्री है, सब में फ्रीज के चलते ही हमारी फूड सिक्योरिटी रहती है। तभी जाके आपको भरोसा रहता है कि आप जनवरी में जाएं, चाहे फरवरी में जाएं, चाहे मार्च में जाएं, या 12 महीना कभी भी जाएं आप, किसी भी मॉल में जाएं, आपको खाने को सामान मिल जाएगा सही सलामत, क्योंकि रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। फिर मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी में देख लें, ब्लड हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, वो सब कैसे इतना रिलायबल हो गया कि आपको कोई बीमारी हो तो आप बच जाते हो। रेफ्रिजरेशन, आधा से ज़्यादा मेडिकेशन टेम्परेचर सेंसिटिव होता है कि कहीं पे भी रख के भूल नहीं सकते। और आप बहुत सारे दवाई में देखिएगा लिखा रहता है स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो ये समझ लिया। प्लस हमारा जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि पूरा का पूरा इंटरनेट, उसको भी कूलिंग खूब चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब औजार से लेके, सामान से लेके, आदमी तक, सबको ये चाहिए। ये अब ऑप्शनल नहीं है। ये गलत फहमी में ना रहे ये सिर्फ मतलब हम बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हीट वेव एक्सट्रीम होता जाएगा, मतलब जो लोग बिना इसके पाए जाएंगे वो सीधे ऊपर जा सकते हैं। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। फिर बात करते हैं समस्या क्या है। ठीक है, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास जब सोल्यूशन है तो समस्या क्या है। सोल्यूशन ये है कि हीट पंप काम ज़रूर करता है, यानी कि आपका घर के अंदर का गर्मी खींच के वो बाहर डाल देता है। ये काम करता है तभी एयर कंडीशनर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा खाता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। तो बिजली का जो गर्मी पैदा हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका एयर कंडीशन यूनिट 2 किलोवाट गर्मी मतलब बिजली खा रहा है, तो 2 किलोवाट का गर्मी वो ऐड कर रहा है। मतलब अगर वो ऐसा नहीं रहता कि 2 किलोवाट ऐड कर रहा है, तो ये होता कि आपका बस जो एयर कंडीशन यूनिट है, यानी हीट पंप है, वो सिर्फ अंदर की गर्मी बाहर कर दे रहा है। वो ऐसा नहीं कर रहा है, अंदर की गर्मी बाहर कर रही है, बात तो सही है, लेकिन उसमें वो अपनी एनर्जी ऐड कर दे रहा है। तो यानी कि रूम के अंदर से मान ली 5 किलोवाट की गर्मी निकाली गई, जो कि सूरज ने डाला था, आप निकाल के बस बाहर कर दी, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि आपने 5 लिया, उसमें 2 ऐड हो गया, तो अब जाके 7 किलोवाट आपने बाहर डाल दिया। अब ऐसा हर बिल्डिंग करेगा तो वो पूरा का पूरा शहर धीपने लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। पहला तो बिजली भी बहुत खाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर डाल देता है। और इसमें ये समझिए कि जितना ज़्यादा हीट जो है एटमॉस्फेयर में आप डंप करते हैं, यानी कि जैसे आप लिख के दे सकते हो आप लोगों से, खास करके जो लोग डेंस शहर में रहते होंगे, कि बड़े बड़े बिल्डिंग आपको देखने लगेंगे जिसमें हर खिड़की में एसी लगा हुआ है। अब उतना ज़्यादा है, और खास करके मान ली कोई दो बिल्डिंग, मतलब ये इसको धेप रहा है, ये इसको धेप रहा है, दोनों भूंजे जा रहे हैं। और दोनों का एयर कंडीशन का मतलब एकदम एकदम जोर लगा के और जोर लगा के इफिशियंसी और घट जा रही है। और मतलब कोएफिशिएंट और परफॉर्मेंस डायरेक्ट डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर का डेल्टा है, यानी कि अंदर अगर आप 20 रखना चाहते हो, बाहर 30 डिग्री का गर्मी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, एसी बोले हम संभाल लेंगे। लेकिन अगर बाहर 40 हो जाए, एसी बोले भाई क्या कर रहे हो, और बाहर 50 हो जाए तो बैंड बज जाएगा। तो बोले 50 जनरली अभी नहीं होता, लेकिन बात है कि दो एसी एक दूसरे के सामने आपको मिल सकता है तो हो जाता है। और अगर पूरे शहर का देखें तो एम्बिएंट टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करने लगता है। तो ये जितना हीट मतलब अंदर से खींच के बाहर डाल रहा है, प्लस उसमें जो अपना एनर्जी डाल रहा है, टोटल आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और इससे एसी को और बैंड बजाना बढ़ जा रहा है कि भैया उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस घटते जा रहा है, तो इस कारण से वो और एनर्जी खाने लग रहा है। तो एक मतलब बहुत विशियस साइकिल है। और फिर ये समझिए कि हम लोग का जितना भी अभी मतलब रेडिएटर सिस्टम है, ये सब कन्वेक्शन पे चलता है, यानी कि ये हवा में गर्मी डालता है। मीडियम जो है हवा है, हवा में ये गर्मी डंप कर देता है। वो पावरफुल बहुत होता है, यानी कि कई किलोवाट की गर्मी आप निकाल सकते हैं बहुत छोटे से सरफेस एरिया से। ये बात बल्ले बल्ले। लेकिन साइड इफेक्ट है कि वो गर्मी कहीं जा नहीं रहा है, वो गर्मी घूम फिर के वहीं है जहाँ था। मतलब आपने रूम से निकाला, बाहर गया, वो फिर दीवार से सिप करके फिर से अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि वो कहीं जा नहीं रहा, वो खत्म नहीं हो रहा गर्मी। ये बात समझना बेहद जरूरी है, वो गर्मी खत्म नहीं हो रहा है, वो धरती को नहीं छोड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट समस्या है कि ये जितने यूनिट हम लोग लगाते जा रहे हैं, ये सब पहले तो गर्मी ऐड कर रहा है, और प्लस ये गर्मी प्लैनेट को नहीं छोड़ रहा है, प्लैनेट में रह जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। तो
उसका क्या सोल्यूशन है कि क्या करें कि गर्मी धरती से निकल जाएगी, मतलब हमने गर्मी डाला, वो ऐसा ना हो जाए कि भैया वो यहीं है और उसके चक्कर में और हमारी बैंड बच रही है, हम लोग अपने आप को ओवन में पकाने ना लगे। तो रेडिएटिव कूलिंग इकलौता है। रेडिएटिव कूलिंग का मतलब होता है फोटोन का इस्तेमाल करके आपका एनर्जी बाहर चल जाए, और फोटोन दूसरे फोटोन से इंटरेक्ट नहीं करता। तो मान लीजिए अगर आपका इधर से फोटोन आ रहा है, इधर से आ रहा है, वो भिड़ेगा नहीं। हवा में ऐसा होता है लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं होगा। अगर हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मान लीजिए आप यहाँ से 100 वाट का फोटोन्स डाल रहे हैं और उधर से 50,000 वाट का फोटोन आ रहा है, यानी कि सन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन आप डंप कर सकते हैं और ये सीधे मतलब अंतरिक्ष में डंप कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी बात है कि रेडिएशन इकलौता ऐसा जरिया है जिससे आप धरती का गर्मी धरती के बाहर रख सकते हैं। अब बाहर क्या है? कुछ नहीं। यही तो सबसे बल्ले बल्ले बात है, कुछ है ही नहीं स्पेस में, कुछ है ही नहीं स्पेस का कोई टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि कुछ है नहीं। वहाँ पे आप आराम से एनर्जी डाल सकते हैं। इसीलिए उसको कहा जाता है स्पेस ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो के आसपास रहता है टेम्परेचर, क्योंकि कुछ है ही नहीं गर्म होने के लिए। तो वही समझ लिए कि सन के पास भी जाइएगा और अगर परछाई में आ गया तो वही होगा कि कुछ है नहीं एनर्जी कैरियर, तो आपको वहाँ पे बर्फबारी हो जाएगी। बर्फबारी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो पे चले जाएंगे। तो ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि रेडिएटिव कूलिंग के सिवा हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो फिजिक्स में ऐसा करता है कि भाई गर्मी धरती से लो निकाल दो। धरती से निकालना गर्मी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जितना गर्मी क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए और एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल करें, वो एक बहुत बड़ा समस्या बन जाएगा। अगर गर्मी धरती से निकला नहीं तो हम लोग अपने आप को भूंज देंगे। तो इसमें एटमॉस्फेयर को समझना बहुत ज़रूरी वाला बात है। तो हिसाब ये समझिए कि हमारा एटमॉस्फेयर सीधा सीधा एक चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को इंपॉर्टेंस नहीं है, नाइट्रोजन को इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब रोल प्ले करते हैं। तो इस सब रोल का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो इतना थिक एटमॉस्फेयर, जैसे कहा जाता है जनरली 100 किलोमीटर का थिक एटमॉस्फेयर है, आप कोई भी फोटोन निकल रहा है, जैसे मान लिया कोई सर्फेस है कि मैंने यहाँ पे एक सर्फेस रखा, इससे फोटोन्स निकल रहे हैं, क्या वो अंतरिक्ष तक जा पाएगा? जनरली नहीं। जनरली उसकी एनर्जी मतलब किसी मॉलिक्यूल से भिड़ेगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर री रेडिएट हो जाएगी। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो हिसाब ये समझिए कि हर हालात में ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी आप डंप नहीं कर पा रहे हैं बाहर, तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब का जो मिक्सचर है ऑलमोस्ट हम लोग को समझिए एक ब्लैंकेट दे दिया कि गर्मी बाहर नहीं डाल पा रहे। और ये एक्चुअली ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि धरती का एटमॉस्फेयर का वो कैपेसिटी कम रहता तो धरती जम जाती। मतलब धरती का जो तापमान है वो एक्चुअली थोड़ा गर्म है, मतलब सूरज के कारण से गर्म नहीं है, एटमॉस्फेयर के कारण गर्म है। अगर सूरज मतलब हम लोग थोड़ा और नज़दीक जाएं और एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन चेंज करें तो भी हम लोग जमते ही रहेंगे। तो जो काफ़ी लोगों का है कि ये गोल्डीलॉक्स जोन एकदम प्रिसाइज होता है, ऐसा नहीं होता। मतलब मार्स भी गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर है और आपका ये वीनस भी गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर है। तो वीनस भूंज क्यों रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के चलते। और मार्स क्यों नहीं गर्म हो रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। मतलब कहने को 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसमें ये नहीं, मतलब डेंसिटी नहीं है। मतलब समझिए 95% 1 ग्राम का कितना होता है वर्सेस 95% अरबों टन का, तो वही समझ लीजिए। तो ये जो एटमॉस्फेयर का ये सिस्टम बन जा रहा है, ये एक लूप बना दे रहा है कि भैया आपकी गर्मी सूरज से आ रही है, आप जो गर्मी ऐड कर रहे हो फॉसिल फ्यूल को जला के, वो सब फंस जा रहा है। लेकिन ये जो कवर है, ये कवर एकदम परफेक्ट नहीं है, इस कवर में छेद है, ये सारे आपको छेद दिख रहे हैं। अब ये छेद का मतलब ये होता है कि अगर फोटोन्स आपके इस स्पेक्ट्रम के अंदर है, यानी कि इंफ्रारेड का एक खास स्पेक्ट्रम के अंदर है, तो आप एटमॉस्फेयर के आर पार जा सकते हैं। गैस का मिक्सचर आपके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि आपके वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, आप सीधे आर पार जा सकते हैं। जैसे कि एक वेवलेंथ कहा जाएगा 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, ये सब होमिंग मिसाइल जो हीट सीकिंग मिसाइल्स होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको काफ़ी गर्मी डंप करना है तो वो 8 माइक्रोमीटर से लेकर 14 माइक्रोमीटर के आसपास का जो 13 तक का ये रेंज में, इसमें अगर आप गर्मी डंप कर रहे हैं, यानी आपकी एनर्जी इस फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स में है, वो सीधे बाहर चला जाएगा। और धरती इसी कारण ठंडा रहता है। मतलब ये समझिए अगर ये खिड़की नहीं रहती हमारे एटमॉस्फेयर में तो धरती का तापमान 465 डिग्री तक गर्म हो सकता है, जैसे वीनस है वैसा हो सकता था। तो ये खिड़की जो है हम लोग को किसी तरह अपनी जितनी भी गर्मी हम लोग पैदा कर रहे हैं वो इस खिड़की के द्वारा निकालना है, ऐसे बस डंप नहीं करना है भैया खिड़की से तुम बाहर जाओ। हम लोग बस वही समझिए, इधर उधर ना, इधर नहीं, इधर नहीं, बस ये खिड़की से तुम बाहर जाओ। ये अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग जितना गर्मी निकाल रहे हैं अपने घर से वो सीधे बाहर अंतरिक्ष में फेंक देंगे और फिर अंतरिक्ष से वापस नहीं आने वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी को कहा जाता है लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड, यानी अगर आप इंफ्रारेड सुनते हैं तो इंफ्रारेड बहुत चौड़ा होता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखेंगे, मतलब आपको ऑप्टिकल बस इतना ही होता है, लेकिन इंफ्रारेड बहुत चौड़ा एरिया है। उसमें हम लोग उसको सब सेक्टर में बांट दिए कि यहाँ से यहाँ तक को ये कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक को ये कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक है। तो उसमें हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, जो खिड़की की बात कर रहे हैं, उसको कहा जाता है लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड। तो जो अभी आप इस तरह के इंफ्रारेड कैमरे जनरली दिखते हैं वो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड में काम कर रहा है, तभी तो आप देख पा रहे हैं, नहीं तो दिखता नहीं ना। जैसे आप सिंपल देख लीजिए कि ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, उस बंदे का हाथ का ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम बाहर नहीं जा रहा है, प्लास्टिक रोक दे रहा है, लेकिन इसके इंफ्रारेड में वो आर पार चला जा रहा है। लेकिन एटमॉस्फेयर क्यों नहीं रोक रहा है? क्योंकि उसमें खिड़की है।
खिड़की खुली है तो एटमॉस्फेयर से आप आर पार जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये खिड़की जो है, अगर आपका एनर्जी लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, यानी कि 8 माइक्रोन से लेकर 13 माइक्रोन के आसपास में आता है, आप आराम से एटमॉस्फेयर से बाहर जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको नहीं रोकेगा, वाटर वेपर आपको नहीं रोकेगा, ऑलमोस्ट कोई भी चीज़ आपको नहीं रोकेगा, आप सीधा आर पार जा सकते हैं। हाँ, खूब सारा पानी का वेपर सीधा सीधा ब्लॉकेज बना दे रहे हो तो बात अलग है, लेकिन जब तक वैसा नहीं है, आप आराम से गर्मी जो है वो धरती के बाहर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हवा गर्म कर रहे हैं, नहीं, धरती के बाहर चला गया वो गर्मी, खत्म खत्म, दी एंड, टेंशन नहीं लेना है। तो ये करना हम लोग को अभी रिसेंटली लोगों को पकड़ में आया कि ये खिड़की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं स्काई कूल, जिसका बारे में ये वीडियो बन रहा है। स्काई कूल सिस्टम क्या है? तो इन मतलब ये बंदे लोगों ने एक डेवलपमेंट किया है नैनो फोटोनिक कोटिंग की। ये कोटिंग मतलब बहुत छोटा है, 1.8 माइक्रोन का है, और ये कोटिंग का हिसाब ये सिलिकॉन ऑक्साइड है और बहुत सारे मटेरियल को मिक्स करके बनाया जा रहा है। हिसाब ये है कि ये जो है जनरली आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि फोटोन रिजेक्ट करें, मतलब आप कोई भी चीज़ रख दीजिए, उससे फोटोन ऑलमोस्ट सब एनर्जी से निकल रहा है, लेकिन जो विंडो से निकल रहा है वो सीधे बाहर चल जा रहा है, तो आपका टेम्परेचर घट जा रहा है, बल्ले बल्ले। लेकिन धूप में आप कोई चीज़ ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि जनरली सन ओवरवेल्म कर देता है, यानी कि भैया तुम 10 वाट निकाल रहे हो, सन आप पे 50 वाट ऐड कर दे रहा है। तिगड़म वही है कि भैया सन ऐड ना कर सके, ये कैसे करें? तो जनरली आप सोचोगे मिरर बना दे, ये वही है। ये मिरर देखने में लगता नहीं, देखने में आपको लगेगा भाई तो डार्क है, लेकिन सन के स्पेक्ट्रम के नज़र से देखें तो ये सन इसको नहीं पेनेट्रेट कर सकता। सन के नज़र से लाइट आती है, वापस सीधे सन के नज़र से ये सीधा सीधा मिरर जैसा बिहेव कर रहा है, और इसका कलर जिस तरह से आप अंदर से बाहर गर्मी डाल सकते हैं, मतलब सोचिए एक तौर का वन वे मिरर है, यानी कि अंदर का इंफ्रारेड बाहर जा सकता है, लेकिन बाहर का इंफ्रारेड अंदर नहीं आ सकता, वन वे है। तो इसी कारण से ये सर्वर से गर्म नहीं होगा। मतलब अगर आप इसको धूप में रख दिए हैं और पूरा दिन एकदम बम बम गर्मी पड़ रहा है इस पर, तब भी आप इस पर हाथ रखेंगे ठंडा ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं। इट्स लाइक भाई हमको तो फर्क ही नहीं पड़ा, हम तो सीधे रिफ्लेक्ट मार दे रहे हैं। और प्लस जो इसके अंदर जो पानी चल रहा है, जो कूलेंट चल रहा है, वो और ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका एनर्जी फोटोन के द्वारा निकल जा रहा है। और इसको ऐसा मतलब फिल्टर ऐसा बनाया हुआ कि भैया तुम निकलोगे तो सिर्फ यही फिल्टर से निकलोगे, मतलब वापस बाउंस बैक नहीं करेगा। तो आइडिया यही है कि आप ऐसा पैनल बना, मतलब सोलर वाटर हीटर होता है, सोलर वाटर कूलर हो जाए। और ये सोलर से इसको कोई लेना देना नहीं है, बस ये समझिए कि दिन में भी काम करेगा। क्योंकि ये सिस्टम इस्तेमाल करना कि अगर आप बहुत पतला थाली में राजस्थान जैसे जगह में रख देते हैं पानी, वो अच्छा चांस है कि जम जाएगा रात भर में। कारण ये होता है कि अगर मतलब, लेकिन उसका मैथमेटिक्स होता है, पहले लोग करते थे। मतलब अगर आप मुगल उगल के टाइम में बात करेंगे, बहुत पहले दिल्ली में भी होता था, बहुत राजस्थान में होता था, दुबई, सब जगह सब में होता था। मतलब ये एक कॉमन टेक्नोलॉजी थी। बाद में रेफ्रिजरेटर आ गए तो लोग इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लेकिन मतलब आदम काल में अगर बर्फ़ बनाना था कैसे बनाते थे? ऐसे करते थे, पतले पतले एकदम पतले, इसमें रख के क्या बोलते हैं, मतलब शैलो पूल में आप अगर पानी रखते थे, एनर्जी धीरे धीरे निकलते जाएगी उससे। एनर्जी निकलते निकलते जो खिड़की से बाहर जा रही है वो हवा में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बाउंस बैक नहीं कर रहा है, तो पानी का टेम्परेचर घटते जाएगा, एम्बियंट टेम्परेचर से नीचे हो जाएगा। यानी कि एम्बियंट टेम्परेचर मान लीजिए जैसे रेगिस्तान में खासतौर पर एम्बियंट टेम्परेचर बहुत नीचे तक ड्रॉप कर सकता है, तो मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप कर रहा है, आपका पानी बर्फ बन चुका होगा, क्योंकि एनर्जी उससे सीधे बाहर निकल जाएगी, सीधे सीधे अंतरिक्ष पहुंच जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इनका जो कोटिंग का डेवलपमेंट है वो सिर्फ इसलिए है कि भैया ये दिन में भी कर सकें, क्योंकि भैया आपको रेफ्रिजरेशन दिन में चाहिए, रात में वो काम करेगा कोई खास फायदा नहीं होगा, दिन में आपको चाहिए। तो दिन में करने के लिए ये पूरा तिकड़म लगाया जा रहा है। ये दिन में भी काम करेगा, रात को तो कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन हाँ, एक ज़रूर समस्या कि अगर पानी का कोई लेयर हो, जैसे कि फॉग हो या रेनी सीजन हो, तब ये गर्मी नहीं डाल पाएगा, क्योंकि तब वाटर सीधे ब्लॉक कर रहा है, सीधे, मतलब कि भैया हमारे आर पार कहाँ से चले जाओगे। तो ये एक समझिए, मतलब एटमोसफेयर खुला है, बल्ले बल्ले, धूप है कोई टेंशन नहीं, रात है कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर बादल हो, बहुत ज़्यादा बादल हो, यानी मानसून में ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा, बाकी सब जगह अच्छा काम करेगा। और इसमें हिसाब यह है कि इस कंपनी ने जो क्लेम किया, क्लेम मतलब कि ये 4 साल पहले किया हुआ था, फिर उन्होंने कंपनी बनाई, प्रोडक्ट्स निकाले और उसे अभी ट्रायल रन कर रहे हैं, जिसमें एक शॉपिंग मॉल में। इनका हिसाब यह कि शॉपिंग मॉल के जो फूड रेफ्रिजरेशन सिस्टम बहुत बिजली खाता है, मतलब अपना समझ के खाता है, लाखों लाख रुपया मुंह दिखाई का खाता है, तो वहाँ पे ये सपोर्ट कर रहे हैं। और इनका हिसाब यह है कि जो ट्रायल रन में ही ये 10% से ज़्यादा बिजली बचा ली है। अब 10% आपको सुन के उतना भयानक नहीं लग रहा होगा, लेकिन बात ये समझिए गाड़ी खुली है, ये अभी जेन 1 भी नहीं है। ये समझिए कि कंपनी को एक आइडिया दिखा, उस आइडिया को इन्होंने डेवलप किया, मार्केट किया, और उस पर अभी ट्रायल्स चल रहा है। लेकिन ये जो कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि दिन में आप एसी का लोड कम कर दे रहे हैं। हिसाब वही देखिए कि आप सोलर पैनल से बिजली लाइए और फिर ये गर्मी अगर बाहर डाल दे रहा है, धरती के ही बाहर डाल दे रहा है, तो यानी कि इसको अगर लाखों करोड़ लोग लगाने लगे, धरती का तापमान कम होने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का
मतलब समझिए फाउंडेशन, नींव जो है, फिजिक्स जो है वो बम बम है। अभी बहुत चीज़ और सॉल्व करना है, लेकिन नींव जो है इन्होंने बहुत बम बम रख दिया है कि आपका सोलर वाटर हीटर जैसा सिचुएशन रहेगा छत पे, और उसी से आपका एसी का बिजली बिल कम हो रहा है। और ये तो जेन 1 है, और कंपनी का क्लेम है कि ये काफ़ी इफिशियंट तक जा सकते हैं, 40% तक जा सकते हैं, या अगर पूरा शुरू से लेकर आप एंड तक इसका डेवलपमेंट करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही संभाल लेगा सारा चीज़, क्योंकि ये एम्बिएंट टेम्परेचर से नीचे ड्रॉप कर सकता है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री है, ये आराम से आपको 20 डिग्री तक दे सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी मतलब कैपेसिटी इतनी बम नहीं है, टेक्नोलॉजी बम बम है, कैपेसिटी बम बम नहीं है। तो भविष्य में क्या होगा, तो हिसाब ये समझिए कि इस कंपनी ने जो डेवलपमेंट किया उसमें हिसाब ये है कि ये चूंकि इतना कम है कि ये लाइट इसके ऑलमोस्ट आर पार जा सकता है, तो क्यों ना इसे सोलर पैनल के ऊपर लगाया जाए, क्योंकि सोलर पैनल का दूसरा सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि काम तो करता है, बल्ले बल्ले काम करता है। हम लोग इंडिया में दबा के सोलर पैनल लगा रहे हैं, लोग घर में लगा रहे हैं, और बहुत सारे लोग का तो ये हो रहा है, क्या बोलते हैं आपका मतलब बड़े बड़े सोलर फार्म बन रहे हैं जिसमें 2000 मेगावाट 10,000 मेगावाट का प्लान के बारे में बात चल रहा है, 20,000 मेगावाट का प्लान के बारे में बात चल रहा है। तो बम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सब पैनल का ठंडा रख सकें तो अति उत्तम। तो ठंडा रखने का दो ऑप्शन है, या तो उसको ठंडा करें या तो उसे गर्म होने से बचा लें। तो ये रिफ्लेक्टिव कोटिंग उसे गर्म होने से बचा लेगा, भैया गर्म होगे ही नहीं। तब सोलर सेल की इफिशियंसी 2 से 5% बढ़ सकती है, उतना ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन समझिए अगर आपका प्लांट 800 मेगावाट का है, उसका 5% बढ़ाइए, कितना होता है, बहुत होता है। और दूसरा उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो गर्म नहीं हो रहा है तो उसका डिग्रेडेशन भी धीरे धीरे होगा। तो यानी कि जो सेल आपका कहिए मतलब 20% लॉस कर देता है 10 साल के बाद, वो 20 नहीं 20% कहिए 25 साल के बाद लॉस करता है, वो समझिए सिर्फ 10% लॉस करेगा, क्योंकि गर्म ही नहीं, वो भूंज नहीं रहा है, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो ये किया जा सकता है। और फिर ये समझिए कि अगर अभी हम लोग इसमें ये जो हीट है ये पैसिव तौर पर डेवलप करें, मतलब कि सोचिए लिक्विड चल रहा है और लिक्विड अपना गर्मी बाहर डंप कर रहा है, हीट पंप जैसा सिचुएशन नहीं हुआ, जैसे कि कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर में आप गर्मी डालते कि भैया यहाँ से खींचो और यहाँ डाल दो, एकदम निकाल दो गर्मी को, वो अभी हम लोग नहीं कर पा रहे। अभी ये समझिए एक है ठंड मार रहा है, जैसे आप समझिए अभी हीट सिंक है, रेफ्रिजरेशन नहीं है, हीट सिंक है। तो अगर हम लोग मतलब ऑब्वियसली जैसे ही ये कंपनी सक्सेसफुल है, बहुत सारी और कंपनी और डेवलपमेंट करने लगे, तो मतलब क्योंकि आइडिया बहुत भयानक है, और एक होता है ना कि थोड़ा सा एक मूवमेंट आ जाए तो लोग धड़धड़ा के काम करने लगे, जैसे एवलांच कहा जाता है, तो वो होने लगा है, लोग कर रहे हैं। और अगर कोई इस पर पंपिंग सॉल्व कर देता है कि हम गर्मी इसमें डंप कर सकें, अभी जो सिस्टम है बहुत धीमा है, बहुत बहुत धीरे धीरे एनर्जी बाहर निकलता है, लेकिन फिजिक्स रोक नहीं रहा है, क्योंकि खिड़की तो है एटमॉस्फेयर में, और पूरा धरती ही वैसे करके अपने आप को ठंडा रखता है। तो अगर उस खिड़की से आप ऐसा कर लेते हो कि भैया 50 मेगावाट का एनर्जी निकालती है, या 100 मेगावाट का, या आपका जो रेडिएट मतलब ये समझ लीजिए एयर कंडीशन यूनिट है, वो छत में एक बड़ा सा बॉक्स है, उस बॉक्स में एकदम पूरा हीट डाल रहा है, वो हवा से उसको टच ही नहीं करना, एकदम हवा से उसको टच ही नहीं करना, लेकिन सिर्फ फोटोन के माध्यम पे वो अपना सारा हीट बाहर कर दे रहा है, दुनिया बदल जाएगी। ये बहुत भयानक पॉसिबिलिटी है, अभी वहाँ नहीं पहुँचे, एकदम क्लियर कर देना चाहिए, अभी उतना नहीं है, लेकिन गाड़ी खुल गई है। समझिए कि किसी ने एक नया, जैसे सोलर सेल एक साल में उतना अच्छा नहीं बना जितना आज है, दशकों दशक लगे, यही समझिए कि आज आप नींव देख रहे हैं, किसी टेक्नोलॉजी की नींव रखी जा रही है। और ये समझिए कि ये बहुत सारे फील्ड में काम आएगा। मैंने सोलर सेल का बताया, रेफ्रिजरेशन का बताया, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये सबसे कोयला पावर प्लांट का सबसे बड़ा समस्या क्या है कि वो पानी पीता है, फ्री का पीता है, मतलब पूरा का पूरा समुद्र चूस के खत्म कर सके उतना पानी पीता है। क्यों? क्योंकि जो इवेपोरेटर टावर है वो उतना इफिशिएंट नहीं है, वो पानी का गर्मी हटा नहीं पाता है। तो कंडेंसेशन जो होता है वो ओपन कंडेंस करता है, मतलब कि सीधे पानी को हवा में भाप बना के छोड़ना पड़ता है। साइड इफेक्ट, पानी बर्बाद होता है। अगर उसको आप सील कर देते हैं और सील करके ये रेडिएटर का इस्तेमाल करके हीट बाहर निकालने लगते हैं, बल्ले बल्ले पानी जो कहते रहेगा आपका, रेगिस्तान में भी आप पावर प्लांट चला सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छा इसका यूज़ है बहुत सारे केसेस में। मैं आपका समझ लीजिए इंडस्ट्रियल प्लांट्स में बहुत जगह होता है जहाँ ठंडा करने की ज़रूरत है। अगर वो सब स्प्लिट करके ठंडा करने लगेगी, गर्मी हवा में ना जाके सीधे अंतरिक्ष में चला जा रहा है, कोई लोड नहीं, टेंशन नहीं। ऐसा नहीं होगा वो फैक्ट्री के बगल में रहता है पूरा गर्मी फील होता है यार, बहुत बहुत गर्मी निकलता है उससे, वो सब टेंशन नहीं है। शहर आपका नहीं धिपेगा, सब भला हो जाएगा। लेकिन अभी समझिए कि मास प्रोडक्शन भी करना है और हीट फ्लो जो है अभी बहुत कम है। लेकिन हाँ, गाड़ी खुल गई है, लोगों ने बना लिया है और अर्ली डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा चांसेस है कि ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे करे। और अगर नहीं भी हो, हीट पंप ना बन पाए, लेकिन अगर इतना हो जाए कि मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करे, बेटर देन नथिंग। और ये कूलिंग को मतलब करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं कि मतलब धरती में अपना रूम का गर्मी निकाल के और उसमें बिजली का गर्मी ऐड करके बाहर जो डाल रहे हैं, एंड में तो हम ही लोग की बैंड बजेगी। तो इसीलिए इस तरह का टेक्नोलॉजी में हम लोग को आज नहीं तो कल जाना है। और इस कंपनी ने, स्काईकूल ने गाड़ी खोल दिया, बहुत और कंपनी एक कूद गई है इसको देखा देखी। तो काफ़ी अच्छा चांसेस है कि आने वाले टाइम में हम लोग हीटिंग की समस्या सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी खुल गई है।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्काई कूल रेडिएटिव कूलिंग पैनल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे अच्छा लगेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।